हेलो स्टूडेंट्स, JCLC माई सेल्फ किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं रोटेशन। बहुत प्यारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप पहले सर्कुलर मोशन को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, उसका बेसिक पूरा इसमें काम आने वाला है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा रिजिड बॉडी, एक दृढ़ पिंड। जैसे हमारे पास ये एक डस्टर है, इसका एक पार्ट तो ये वाला है जो फोम वाला पार्ट है, एक इसका है लकड़ी वाला पार्ट। हम इस लकड़ी वाले बल पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने पे क्या इसमें कोई कंप्रेशन को संकुचन हो रहा है क्या बेटा? नहीं हो रहा है। परंतु इस वाले पार्ट पे अपन फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये कोरा देखो आप ऐसे कुछ कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब है इसकी जो भी एलिमेंट है, इसके एटम या जो मॉलिक्यूल हैं वो पास आएंगे, उनके बीच की दूरियां वो बदलेंगी। परंतु इसमें आप जो फोर्स अप्लाई करते हो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु जिस पर कितने भी परिमाण का भार से बल लगा दें और ऐसा करने पर अगर इसके दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है तो उसको हम कहते हैं दृढ़ पिंड। अब प्रकृति में ऐसा कोई आइडियल दृढ़ पिंड पॉसिबल नहीं है। हम किसी वस्तु पे बहुत अधिक परिमाण बल लगाते हैं तो हो सकता है कि बहुत अधिक बल लगाने के बाद इनकी दूरियां वो बदल जाएं। क्लियर? फिर भी हम जो ठोस वस्तुएं होती हैं, जैसे कोई आपका स्टील है, क्वार्ट्ज है या पृथ्वी है, इनको अपन क्या मानते हैं? दृढ़ पिंड मानते हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपको पढ़नी इसकी जो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें है लीनियर मोशन और रोटेशन की अपन तुलना करें। पहले लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेशन होता क्या है। ये ब्लॉक है, एक सरफेस पर रखा है, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है। ये कौन सी मोशन है? इसकी रेखीय गति, इसको बोलते हैं रेखीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन। और ये जो है यहाँ पे जैसे आपने कई बार देखा लोहार जो होता है, पुराने समय उसके पास धोकनी थी, उससे वो घुमा करके साइकिल के पहिए को और फिर हवा को ट्रांसफर करके फिर वहाँ पर आग जला करके लोहे को गर्म करता था। तो वो चीज़ है, यहाँ पर देखो पहिया इसको फिक्स कर रखा है और इसको अपन घुमा रहे हैं। यानी एक स्थिर अक्ष, ध्यान देना, एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूम रही है। जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूम रही उसको अपन कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। ये रोटेशनल एक्सिस कहलाती है। अब वस्तु को अपन यहाँ घुमा रहे हैं। देखो इस वाले में सारे कण समान रेखीय विस्थापन तय करेंगे, सारे कण समान रेखीय चाल से गति करेंगे, सारे कण यहाँ पे समान रेखीय त्वरण से गति करेंगे यदि है तो यहाँ रेखीय गति में रेखीय राशियां समान होती हैं। परंतु किसी कण के सापेक्ष अगर हमें इसमें ज्ञात करनी हो कोणीय गति, तो कोणीय गति करने पर इसके राशि हम करें वस्तु रेखीय गति कर रही है, परंतु दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष यदि इसको कोणीय के रूप में अपन ट्रीट करते हैं तो कोणीय मान इसके कैसे होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। इस वाले में क्योंकि यहाँ पर एक समान कोणीय वेग मान लो है इसका, तो त्वरण कितना? सब कण का 0 होगा। ओमेगा आपने शायद सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा तो भी हम एक बार देख लेते हैं, शायद पढ़ा आपने इसको, उसमें आता है। तो इसके लिए पहले मैं बात करता हूँ एक कंपैरिजन, और वो है बेटा जी लीनियर मोशन वर्सेज रोटेशनल मोशन। आपने इसमें बात पढ़ी होगी, एक तो कोणीय विस्थापन आपने पढ़ा, रेखीय विस्थापन पढ़ा। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन तो ध्यान है ना, कण की अंतिम और आरंभिक के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। और जो रोटेशनल मोशन में कोणीय विस्थापन, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है यहां से यहां पहुंच गया, आर रेडियस के वृत्ताकार पथ को तय करते हुए इसका कोण थीटा है। ये बेटा जी मैं इसको चाप मान लूं एल, तो कोणीय विस्थापन आप जानते हो थीटा कितना होता है? चाप बटा त्रिज्या। मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन, डिग्री या मिनट, सेकंड, ये सब इसके मात्रक हैं, ये आपको आने ही चाहिए। पहला पॉइंट सिर्फ विस्थापन का मात्रक आप जान गए। बी, यहां आपने पढ़ा होगा रेखीय वेग, रेखीय वेग, और इसमें हम बात करते हैं बेटा जी कोणीय वेग। ये आपने पढ़ा, रेखीय वेग दो तरह का होता है, एक होता है वी एवरेज। तो वी एवरेज बेटा जी होता है डेल्टा, मैं इसको आर अपॉन डेल्टा टी कर दूं। रेखीय वेग औसत वेग दो प्रकार का ना, फर्स्ट एवरेज, उसके बाद अपन कहते हैं तात्कालिक, तात्क्षणिक। तो इसमें, और इसको भी आपने देखा होगा, ये आपका R2 माइनस कौन सा R1 अपॉन बेटा जी कौन सा T2 माइनस का T1, वो टाइम डिफरेंस अपन निकालते हैं इसका तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग क्या होता है? V इंस्टेनियस। बोलो साहब कितना होता है? इसका अपन करते हैं लिमिटिंग मान निकालते हैं, तो अवकलन करना पड़ता है ना लिमिटिंग लेकर के, तो वो होता है बेटा जी dr/dt, dr/dt। तो ये तो आपका एवरेज मान है, ये कौन सा आपका इंस्टेनियस मान है, तात्कालिक मान है। इसी प्रकार से इसमें निकालते हैं ओमेगा। तो एक तो है ओमेगा एवरेज, वो है बेटा जी कितना? वो है कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, उसको अपन लिखते हैं डेल्टा थीटा
बाई डेल्टा टी, थीटा 2 - 1 अपॉन वापिस वही कंडीशन। और दूसरा इसको आप ऐसे बदल सकते हो। और फिर अपन निकालते हैं कौन सा इसका इंस्टेनियस, ओमेगा तात्कालिक, ये बेटा जी है डी थीटा बाई डी टी, दोनों सिमिलर ही है ना। तो क्या हम याद करने जा रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं या तात्कालिक निकाल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल आपको ऐसे गणना करनी पड़ेगी, यहाँ आपको करना पड़ेगा अवकलन, ठीक बात। उसके बाद अपन याद करते हैं, देखो इसमें सी पॉइंट, और सी में मैं ले रहा हूं एक तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। इसका संकेत आपने ए का में लिया है, इसका लिया आपने अल्फा। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण। रेखीय त्वरण क्या होता है आप जानते हो, ए बराबर, वापिस इसके भी दो प्रकार अपन ले लेते हैं। एक तो है एवरेज औसत, वो तो है आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये लो साहब, वापिस हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन कितना टी टू माइनस टी वन, ये आप कर दोगे। अल्फा क्या होगा, अल्फा होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, इसको भी आप वेक्टर में लिख सकते हो। पर ये कौन सा है बेटा जी, औसत। यदि आपको निकालना है इसमें तात्कालिक, तो तात्कालिक क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी। और यहां पर भी आप लिख दो कौन सा, अल्फा तात्कालिक, कौन सा, डी ओमेगा बाई डी टी। बात समाप्त यहां तक। अब बेटा जी मैं यहां पे चौथा पॉइंट ले रहा हूं। पॉइंट ये था, यदि ए या अल्फा नियत है तो हम गति की समीकरणें प्रयुक्त कर सकते हैं। गति की समीकरणें प्रयुक्त कर सकते हैं, ये बात अपन जानते हैं। अब गति की समीकरणें जिस प्रकार से रेखीय गति की हैं वैसे ही किसमें है, कोणीय गति की है। जिस प्रकार से मान लो ये रेखीय गति हो रही है, इसमें वस्तु आपने कोई इसमें लगा दिया रिटार्डिंग फोर्स, वस्तु रुक गई, तो अपन याद करते हैं रुकने से पहले कितना दूर तय करी, कितना इसने समय लिया, कितना इसमें मंदन हुआ, अपन याद करते हैं। ऐसे ही जो पंखा चल रहा होता है, मान लो अचानक पंखा चलते चलते बिजली चली गई, तो हम क्या देखते हैं, पंखा क्या अचानक उसी समय स्टॉप हो जाता है, क्या नहीं होता। कैसे होता है, वो पहले फास्ट था, फिर स्लो होते होते लास्ट में स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया तो उसका घूमना बंद हो गया, इसका मतलब क्या वो कहीं आगे चला गया, क्या नहीं चला गया। उसमें हुआ क्या, उसका पहले कोई एक कोणीय वेग था इनिशियली और फाइनली वो स्टॉप हो चुका, तो उसका फाइनली कोणीय वेग कितना, 0 हो गया। तो यहाँ देखो रुकने के लिए आप बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हो, यहाँ रुकने के लिए आप कहते हो कि रेखीय चाल का शून्य होना जरूरी है। और इसमें कोणीय गति में किसी पंखे के लिए, पहिए के लिए, पंखा या फैन जो है, उन सब के स्टॉप होने के लिए, रुकने के लिए उनकी कोणीय चाल का शून्य होना आवश्यक है। बात समझ गई। अब आपको यहाँ काम करना है कि इस अल्फा का क्या रोल है, और इसी के रोल से बाद में अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह है वो डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, गति की समीकरण अपन काम में ले सकते हैं। और जैसे आपने उसमें यहाँ देखा, एक बात देखो, मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको। जैसे अपन कोण पढ़ते हैं तो कोण हमारे पास था 4 बटा त्रिज्या, है ना। थीटा बराबर है बेटा जी L बटा, या इसको विस्थापन के रूप में इसको डेल्टा S मान लूं तो डेल्टा S अपॉन R। इससे अपन निकालते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू बेटा जी हो गया ये R इंटू थीटा, और विस्थापन है तो डेल्टा थीटा, चलो कर देता हूं, वेक्टर फॉर्म में है तो डेल्टा R। चलो एक बार इसको ऐसे ही छोड़े अपन, इसका मैं कर दूं समय के सापेक्ष अवकलन, क्लियर। तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी करूंगा तो क्या बन गया, V इक्वल टू R ओमेगा, V इक्वल टू R ओमेगा, ये इसकी वैल्यू बन गई। अगेन करूंगा तो A से ये A बराबर कौन सा, R अल्फा, ये इनके रिलेशन है। जिसमें V कौन सा है, रेखीय वेग, ये कौन सा कोणीय वेग, A कौन सा है आपका रेखीय त्वरण, ये कौन सा है कोणीय त्वरण। अब वेक्टर फॉर्म में इसको जो आप लिखते हो, तो वेक्टर फॉर्म में इसके लिए भी, चलो एक बार तो मैं लिख देता हूं, ये बाद में इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, और इसमें लिख रहा हूं बेटा जी A बराबर ये अल्फा क्रॉस R। इसी रूप में ये क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसका ये फिक्स यही है, ये दिशा को फॉलो करते हुए हमने इसको लिखा है।
तो आप इसको ऐसे के ऐसे ही अप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या आपके नहीं रहनी चाहिए। तो एक बार फिर देख लें, इसमें बहुत सिंपल सा केस था, दो प्रकार की मोशन थी, हमने बेसिक इसका यूज करा है और कुछ टर्म्स जो आप जानते हो। मैं अगर इनकी मात्रक वगैरह की बात करता हूँ, देखो कोणीय विस्थापन मात्रक मीटर, इसका हो गया रेडियन, ऐसा सिस्टम है। यदि बात करता हूँ रेखीय वेग का, तो विस्थापन बटा समय मीटर पर सेकंड, ये कौन सा आपका रेडियन पर सेकंड। क्लियर? यदि बात करता हूँ इसमें, ये सबका सेम हो गया। यदि अपन निकालते हैं त्वरण, रेखीय त्वरण क्या है, वेग बटा समय, तो मीटर बाय सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ था रेडियन बाय सेकंड अपॉन सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसके मात्रक आ गए, कोई इश्यू नहीं है, ये इनके रिलेशन आ गए। यहाँ तक के बाद अब हम बात करते हैं कि जो गति की समीकरणें होती हैं उनको अपन किस तरह से काम में लेते हैं। क्लियर? बढ़े आगे। तो देखें, गति की समीकरणें पर बात कर रहे थे, तो गति की समीकरणों को रेखीय वाली गति की समीकरणें जो हैं वो आपने पहले पढ़ी भी हैं और मॉड्यूल से आप साथ साथ खुद पढ़ेंगे ना। मैं सिर्फ और सिर्फ कोणीय गति वाली इक्वेशंस हैं उसकी बात करने जा रहा हूं। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, पहला है यदि अल्फा बराबर 0 है तो अल्फा की 0 होने पर बेटा जी ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट। आप जानते हो ओमेगा होता है क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब ये कांस्टेंट है तो उस केस में कोणीय विस्थापन कितना, ओमेगा इंटू डेल्टा टी से आपको सॉल्व करना है। कर लेंगे? कोणीय विस्थापन ओमेगा नियत होने पर, अब देखो कोणीय विस्थापन जैसे एक चक्कर पूरा होने पर कोणीय विस्थापन कितना होता है, 2 पाई रेडियन एक चक्कर होने पर। 2 चक्कर होने पे कितना, उसका डबल। 3 होने पे उसका 3 गुना। तो 2 पाई n चक्कर होने पर, मैं यहां लिख रहा हूं n चक्कर पूर्ण होने पर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा कितना होगा, 2 पाई इंटू n। और इससे चक्रों की संख्या निकालनी हो तो n बराबर कितना है बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन 2 पाई। डेल्टा थीटा किस में है, ये रेडियन में, और उसमें 2 पाई का भाग देंगे तो कितने चक्कर पूरे होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये चक्रों की संख्या ज्ञात करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा, कहीं पर भी आप विस्थापन अगर कोणीय मिल जाए ना तो उस चक्कर आप निकाल सकते हो। दूसरा, यदि अल्फा कैसा है बेटा, नियत। अब ऐसे केस में आप गति की समीकरणें हैं वो लगा सकते हो। गति की समीकरणों में फर्स्ट समीकरण है वो आप जानते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ जब आप तुलना कर रहे थे तो तुलना में पहले देखो राशियां जो थी, हमने डेल्टा थीटा है वो किसके स्थान पे काम में लिया, विस्थापन के स्थान पर, और वेग के स्थान पे अपन ने क्या ले लिया, एक तो u था, u के स्थान पे मैं ओमेगा नॉट ले रहा हूँ आरंभिक वेग, v अंतिम वेग है, इसके स्थान पे मैं ले रहा हूँ बेटा जी कौन सा, ओमेगा। t के स्थान पे तो t है और a के स्थान पे अल्फा, बस ये तो अपन बदल रहे हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी था ना, उसके स्थान पे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन से आप अल्फा निकाल सकते हो, तो ओमेगा माइनस का ओमेगा नॉट अपॉन टी क्वेश्चंस करते समय। पर ओमेगा बेटा है क्या, ध्यान दें इसमें, ओमेगा है 2 पाई एफ, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। तो इसे वैल्यू पुट करूं यहाँ पे 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास आ गया एफ माइनस का एफ नॉट अपॉन टी। ये एफ और एफ नॉट क्या है, सामान्य आवर्ती है, आवृत्ति। ये है बेटा जी आरंभिक आवृत्ति, कौन सी, अंतिम आवृत्ति। तो ऐसे प्रश्नों में आपको काम में लेना है। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन बेटा जी कौन सी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लिखें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, परंतु बदलना किस में अपने को, इसको कोणीय में। तो विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन, तो थीटा लिख दूं, थीटा इक्वल टू यू टी यानी ओमेगा नोट इंटू टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बेसिक है, आ जाएगी आराम से। थर्ड इक्वेशन विथ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2as यानी अल्फा थीटा। इस इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। कई बार आपको इसमें अंतिम और आरंभिक कोणीय वेग देते हैं, विस्थापन देते हैं, तो आपको निकालना हो अल्फा या थीटा निकालना हो, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, थीटा निकाल लो, अल्फा निकाल लो। तो कोणीय विस्थापन अगर आपको ज्ञात करना हो
तो देखो मैं लिखूं इसको ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। क्वेश्चंस में अल्फा आपको देगा, अल्फा प्लस माइनस डिपेंड करता है, लिखा है कोणीय त्वरण तो प्लस का लिखे, कोणीय मंदन तो माइनस का लिखोगे, है ना। वस्तु रुक गई अंत में, ओमेगा 0 हो गया। तो इस इक्वेशन का बड़ा उपयोग करना है। अच्छा, थीटा वैसे है कितना 2 पाई n, तो इसी से आप इसमें नंबर ऑफ साइकिल भी फाइंड कर सकते हो। तो बहुत बड़ा केस इसमें आपको मिलेगा। यहां भी थीटा के स्थान पे आप है ना लास्ट में 2 पाई n लेकर के नंबर ऑफ साइकिल निकाल सकते हो। जहां जहां थीटा है वहां 2 पाई n दिमाग में रखनी है। क्वेश्चंस मोस्टली इसमें 2 पाई n के रूप में, चक्र के रूप में आते हैं। फोर्थ, n में सेकंड में तय दूरी, तो वहां आप पढ़ते हो एस एन इक्वल टू यू बाई 2, बोलो बोलो, एस एन की इक्वेशन बताओ, बोलो बोलो। यू नोट प्लस एल्फा, तो ओमेगा नोट प्लस, वो पढ़े आपने कौन सी, यू नोट, यू प्लस कितना a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, यू से बन गया ओमेगा नोट, a से अल्फा, सही है ना। तो क्या लिखूं इसको, थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस एल्फा बाई 2 2n माइनस 1। ये है nवें सेकंड का कोणीय विस्थापन, 5वें सेकंड का, दूसरे सेकंड का, 10वें सेकंड का। 10 सेकंड में ये नहीं है, 5 सेकंड में ये नहीं है, 5वें में, 5 में का अंतर है। तो 5वें, 6ठे, 7वें, तीसरे, चौथे ऐसे शब्द आए ना, तब इसका आपको उपयोग करना है। क्लियर। अब लेता हूं इसमें बेटा जी 5वीं क्वेश्चन, और वो देखें आप, 5वीं क्वेश्चन है, इसका जो रूप मान लो आप, और वो है बेटा जी ओमेगा एवरेज। और ओमेगा एवरेज कब, वो भी अल्फा नियत होने पर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2। यदि कोई वस्तु, कोई पहिया, फैन है, एक समान कोणीय त्वरण से गति कर रहा है, उसका आरंभिक कोणीय वेग ओमेगा 1 है, अंतिम कौन सा ओमेगा 2 है, तो आपको पूछो उसका एवरेज कितना है, तो आप ओनली उसको ओमेगा 1 प्लस 2 बाई 2 करके याद कर सकते हो। अब बेटा जी थीटा इक्वल टू हमने कहा था ओमेगा इंटू टी, तो थीटा एवरेज निकालना हो तो ओमेगा एवरेज इंटू टी, और ये कितना आ गया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टी। ओमेगा वैसे क्या 2 पाई एफ है, तो अगर उसको भी लिख दूं यहाँ देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो 2 पाई f1 प्लस f2, तो 2 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा कौन सा f1 प्लस f2 अपॉन 2 इंटू टी, ये t से 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा एवरेज है, थीटा एवरेज। और इसको मैं लिखता हूँ 2 पाई n, ऐसा करते देखो पाई से पाई उड़ गई, 2 पाई चला गया, तो नंबर ऑफ साइकिल कितना है देखो, f1 प्लस f2 इंटू टी अपॉन 2, ये है चक्रों की संख्या। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ बनता है कि कोई पहिया पहले मान लो 10 चक्कर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और उसका कोणीय त्वरण कैसा एक समान है, उसका बाद में कोणीय मान लो वेग है वो 20 चक्कर पर सेकंड हो गया, तो 10 से 20 होने में कितने चक्कर पूरे किए, है ना। तो वो समय आपको दे देंगे 5 सेकंड में इतना हो गया, तो समय देने पर आप उस समय अंतराल में f1 f2 के दिए जाने पर, f1 f2 बेटा जी किसमें, आप जानते हो f जो है फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति है, ये आवृत्ति, इसका मात्रक क्या है, f जो है इसके मात्रक वैसे आप लिखो तो एक तो है हर्ट्ज, या हम कहते हैं आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड एक बार। और ये हर्ट्ज वैसे कौन सा एसआई सिस्टम है ना, उसका मात्रक है। एक अपन लिखते हैं कई बार आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मोस्टली क्वेश्चंस में ये आएगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो ही मान लो आप, एक तो है हर्ट्ज, दूसरा आपका आरपीएस, सॉरी हर्ट्ज और आरपीएस तो एक ही है, और दूसरा कौन सा आपका आरपीएम है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। क्लियर। तो अब मैं इससे देखो आपसे पूछूंगा, तो आरपीएम जो है उसको मैं लिखूं 1 आरपीएम, क्या है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में एक चक्कर है, तो एक सेकंड में 1/60, बोलो 1 रिवॉल्यूशन एक मिनट में पर मिनट। यदि इसको लिख दूं ऐसे 1 रिवॉल्यूशन अपॉन
60 सेकेंड। आरपीएस का मतलब क्या? 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये इसका मतलब है। तो देखें अब ये बन गया है आरपीएस ऊपर 1 आरपीएस अपॉन 60, तो 1 आरपीएस इक्वल टू 60 आरपीएम है। देखो इससे 1 आरपीएस इज इक्वल टू 60 आरपीएम। 1 आरपीएस इज इक्वल टू, तो कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हो आरपीएम में, बदलना पड़ेगा हमें उसको आरपीएस में। तो 1 आरपीएम के स्थान पे आप क्या लिख दोगे? बोलो 1 आरपीएस अपॉन 60। जैसे मैं लिखता हूं कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 120 आरपीएम है, तो आपसे पूछा इसका ओमेगा कितना है, तो पहले इसको खुद को बदलना पड़ेगा। f कितना? 120 आरपीएम, यानी 120 अपॉन 60 आरपीएस, या मैं कह दूं इसको उड़ाओ 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज, ये एसआई सिस्टम का यूनिट मिल गया। अब 2 हर्ट्ज आपको मिल चुका है, तो ओमेगा कितना बेटा? 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 2, ये हो गया आपका 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये इसका कोणीय वेग है सही मायने में। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा भी अपन बताएंगे आपको, तो वो आपको इस फॉर्मूले से कर लेना है। सही है, कोई समस्या नहीं। तो मुख्य आपकी जो इक्वेशंस है वो इस तरह वाली हैं, इन सबको अपने को ढंग से काम में लेना है। वापस देख लो एक बार, अल्फा 0 हो तो कोई बात नहीं है, अल्फा नहीं है तो अपन समीकरण काम में लेंगे। 4 समीकरण फिक्स हैं, 5वें में यहाँ पर एवरेज वाला मुद्दा है वो काम में ले रहा था, उससे अपन निकाल थीटा एवरेज। थीटा वैसे क्या था? 2 पाई एन। उस कंडीशन को उपयोग में लेते हुए आप नंबर ऑफ साइकिल भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटे। अब हम वहां पे पहले डिस्कस किया अल्फा 0 था, अल्फा कांस्टेंट है, तीसरा अल्फा परिवर्ती हो। तो अल्फा के परिवर्ती होने पर आप गति की समीकरणें काम में नहीं ले पाएंगे, वहां पे अपने को समाकलन का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर? और उस केस में फिर कोणीय वेग आपका परिवर्ती होगा, और फिर तो वो समाकलन के बिना काम आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसका जो पार्ट है वो अपन क्वेश्चन के साथ बाद में लेंगे। अगर अल्फा कांस्टेंट है या 0 है तो उसके पहले अपन कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। मेनली यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो फैन या व्हील, पहिया, उसके रिगार्डिंग होंगे। तो एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिख लें आप इसको। क्वेश्चन है, एक पंखा 1200 आरपीएम की दर से घूम रहा है। एक पंखा 1200 आरपीएम की दर से घूम रहा है, इसका मतलब ये आपको दे दिया पहले एफ नॉट कितना है? 1200 आरपीएम। इसका मतलब ये हो गया 1200, एक आरपीएम क्या था? आरपीएस अपॉन 60, याद करो। तो 6 दूनी 12, 20 आरपीएस, या मैं कह दूं इसको 20 हर्ट्ज, 20 चक्कर पर सेकंड दर से वो घूम रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जाने पर वह 1 मिनट में रुक जाता है, बिजली के चले जाने पर वो 1 मिनट में रुक जा रहा है। तो डेल्टा टी या जो समय टी है वो है कितना? 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में रुक गया। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बाद वाली हो गई? 0। इससे पर निकाल सकते हैं ओमेगा नॉट, इससे पर निकाल सकते हैं ओमेगा। फाइनली वो स्टॉप हो चुका है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ फैन। पहला पूछा है कि इस पंखे का कोणीय मंदन कितना है, अल्फा आपसे पूछ लिया। तो अभी मैंने सिखाया था हमारे पास ओमेगा नॉट के लिए कुछ है चीज़ें, ओमेगा के लिए भी हैं, टाइम भी है। तो पहली इक्वेशन आप इसमें लगा सकते हो। पहली इक्वेशन से आपने कहा था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इससे अल्फा कितना आया? माइनस कर दो, मैं सिखा चुका हूँ इसको। तो मैं डायरेक्ट उस पे आता हूँ। तो ओमेगा माइनस का ओमेगा नॉट अपॉन बेटा टी। मैं इसमें 2 पाई एफ, ये 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई कॉमन ले लूँ, तो एफ माइनस का एफ नॉट अपॉन टी। अब सीधा मान रख दो और देखो 2 पाई एफ कितना बेटा? अंतिम 0, माइनस का एफ नोट का मान कितना बेटा? 20 अपॉन समय कितना है अपना? सेकंड 60। तो उड़ा दो इसको, देखो ये इससे कैंसिल 30, तो ये हो गया आपका माइनस का 20 पाई अपॉन 30, माइनस का 20 पाई अपॉन 30, ये उड़ा दूं तो माइनस का 2/3 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दो कि अल्फा की वैल्यू गणना करने पर माइनस में आई,
तो इसको अपन बोलेंगे कोणीय मंदन। परंतु अगर मैं कहता हूं त्वरण कितना है तो माइनस के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन में। यदि कहता हूं कि कोणीय त्वरण, अगर यहां लिखा है कोणीय मंदन का वैल्यू कितना है तो वो तो मंदन में माइनस आ चुका ना, तो इसका तो ऑप्शन आपको टिक करना है, तो 2/3 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही टिक करना है ना। ये सब आपने देखिए त्वरण के बारे में पढ़ी थी तब बात ये करी थी। तो पहला क्वेश्चन इसका आ गया। फिर है रुकने से पूर्व चक्रों की संख्या। रुकने से पहले कितने इसने चक्कर पूरे किए, नंबर ऑफ साइकिल। तो नंबर ऑफ साइकिल तो किस में है बेटा जी, कोणीय विस्थापन बटा 2 पाई में। तो आपको रुकने से पहले कुल कितना कोणीय विस्थापन हुआ वो भी आप याद करना पड़ेगा। हमारे पास समय है, मंदन भी है रुकने के लिए, तो n का मान याद करने के लिए कोणीय विस्थापन आप याद करना पड़ेगा। तो कोणीय विस्थापन के लिए अब आप कौन सी समीकरण का उपयोग कर सकते हो, बोलो। हमारे पास इसमें ओमेगा नोट, ओमेगा स्टॉप, ये 0 हो चुका, ये सब कहानी भी है, अल्फा भी है। तो कोणीय विस्थापन याद करना है तो कोणीय विस्थापन के लिए समय के बिना भी आप याद कर सकते हो थर्ड इक्वेशन से। और उसमें अपन पढ़ते हैं बेटा जी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हो चुका है 0, इसको इधर ले आओ और इससे थीटा निकाल लो। थीटा हो गया आपका माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। क्लियर। अब ओमेगा कितना है 2 पाई एफ नोट, तो कर दो इसको 4 पाई स्क्वायर एफ नोट का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। रखो वैल्यू इसकी माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ नोट। एफ नोट बेटा कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना 400 अपॉन 2 इंटू अल्फा। अल्फा मेरे प्यारे बच्चों कितना है देखो, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 पाई, माइनस का 2/3 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं है। पाई से पाई को उड़ा दो, ये 2 और 2 4, माइनस से माइनस ही हो गया प्लस, 2 2 4 ये उड़ा दो। तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आई इसमें देखें तो बोलो भाई 400 इंटू ये पाई, एक सिंगल पाई है तो 400 पाई अपॉन ये सब कैंसिल हो गया, 3 चला गया ऊपर तो 1200 पाई, 1200 पाई 4 पाई स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, 2 अल्फा। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है थीटा की। आपको निकालने नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 2 पाई एन। ठीक है बेटा, तो पाई से पाई को उड़ा दूं तो एन कितना हो गया 600। 600 रोटेशंस, 600 चक्कर इसमें संपन्न हो जाएंगे। थीटा निकाला था मैंने ना, आपको अब निकालने चक्करों की संख्या वो मैंने बताया था आपको पहले भी। तो ये 600 इस चक्कर हो जाएंगे। अब तीसरा इसमें पूछा है बेटा जी कि इस समय अंतराल में औसत कोणीय वेग कितना है। इस समय अंतराल में औसत कोणीय वेग ओमेगा एवरेज कितना है। तो वो तो मैंने आपको सिखाया था ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2। तो ओमेगा 1 कितना बोलो, ओमेगा नॉट, ये ओमेगा लास्ट का /2, तो ओमेगा नॉट /2, ये तो 0 हो गया, फाइनली स्टॉप हो चुका ना। एवरेज कोणीय वेग है यानी 2 पाई एफ नॉट अपॉन 2, 2 से 2 उड़ाओ पाई एफ नॉट, तो पाई इंटू कितना बेटा जी 20, तो 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इसका एवरेज कोणीय वेग है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक अपने स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 है। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15, वहां क्वेश्चन लिखा है कि आरंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट से गतिमान
एक वस्तु या एक पहिए का कोणीय वेग 6 रेडियन घूमने के पश्चात 5 ओमेगा नॉट हो गया है। जो स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पहिया ओमेगा नॉट से घूम रहा है और 6 रेडियन मतलब थीटा कितना है 6 रेडियन, वो भी एसआई सिस्टम में घूमने के पश्चात उसका ओमेगा फाइनली कितना है 5 ओमेगा नॉट हो चुका है। तो अल्फा पूछा आपको, तो बेसिक सी बात है, आरंभिक है, अंतिम है, थीटा है, ये अल्फा है, तो कौन सी इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन लगा दो। और उसमें अल्फा मैंने सिखाया था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, सॉरी 2 थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर ये अंतिम कितना 5 ओमेगा नॉट यानी 25 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये पहले ओमेगा नॉट का स्क्वायर ये था अपॉन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है बेटे जी 6। तो उड़ाओ 25 में से एक कम कर दो, 24 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ये 12 दूनी 24, तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये अल्फा इतना आ जाएगा। सही है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड वाला उसका पार्ट, जैसे अल्फा 0 का, अल्फा नियत का, और तीसरा अल्फा कैसा परिवर्ती हो। तो अल्फा के परिवर्ती होने पर, अल्फा के परिवर्ती हो तो समाकलन का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा, उस केस में पहली बात जो ओमेगा अपन पढ़ते हैं वो है डी थीटा बाई डी टी। इससे डी थीटा विस्थापन निकालना हो, ओमेगा इंटू डी टी, यह कोई आपको परिवर्ती मान समय पे डिपेंडेंट दिया होगा। तो अब कोणीय विस्थापन निकालने के लिए आपको प्रॉपर लिमिट के साथ करना पड़ेगा समाकलन। अल्फा जिसको भी अपन लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, याद करो अपन ने ए पढ़ा था वहां पर, वो था डी एस बाई डी टी, विस्थापन बटा समय, सॉरी डी बाई डी टी याद होगा आपने, या आपको इसने लिखा होगा वी इंटू डी, वी बाई डी एस, क्या होगा ना। वैसे ही अल्फा जो है इसको मैं ये लिखूं या जैसे मैं इसको ऐसे करता हूं वैसे अल्फा को भी डी ओमेगा बाई डी टी, या कैसे लिखा जानते हो ना, ये जैसे हमारे पास ये वैल्यू थी डी वी बाई डी टी, इसको मैंने डी एस से मल्टीप्लाई किया, डी एस से इसको मैंने किया डिवाइड, डी एस से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो देखो ये बन गया आपका डी वी बाई डी एस, डी एस इस तरफ लेके आ गया ना, और आगे ये हो गया आपका डी एस बाई डी टी, और ये बन गया वेलोसिटी वी, तो वी डी बाई डी एस बन गया। ऐसे इसको आप लिख सकते हो, और ये बन जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो अल्फा किसकी टर्म में, अल्फा टाइम के स्टेप में है तो इससे काम करना है। अल्फा अगर विस्थापन के पद दे रखा है तो आपको इससे काम में लेना है। तो अब इससे जब सॉल्व करोगे, यदि इसको ओमेगा वाले पदों को अलग कर दूं, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बराबर ये आपका हो चुका है अल्फा डी थीटा। अब प्रॉपर लिमिट के साथ इसका अपन करेंगे समाकलन, तो आपके प्रश्न हो जाएंगे क्लियर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो आ जाइए। तो क्वेश्चन देखें, एक तो अपने हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 वो पढ़े आप। उसमें लिखा है कि एक दृढ़ वस्तु ओमेगा बराबर अल्फा माइनस बीटा इंटू टी के कोणीय वेग से घूम रही है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। अब पूछा कि विराम में आने से पहले तय कोणीय विस्थापन कितना है। विराम में आने से पहले आपसे पूछा है, विराम में आने से पूर्व, विराम में आने से पूर्व कोणीय विस्थापन थीटा कितना है। तो याद करो आपने वहां पर विस्थापन से वेग निकाला था, वेग से आपने त्वरण निकाला था, फिर उल्टा ए से अपन वी निकालते हैं, वी से अपन एस निकालते हैं, तो यहां करते हैं अपन अवकलन, यहां करते हैं समाकलन। वैसे ऐसे प्रश्नों में भी एस थीटा से आपको निकालना ओमेगा से फिर अल्फा,
तो करना आपको अवकलन। यदि अल्फा से ओमेगा, ओमेगा से थीटा निकालना तो करना अपने को समाकलन। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, दे रखा है अपने को बेटा जी कोणीय वेग, पूछा विस्थापन है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास थी, डी थीटा कितना ओमेगा डी टी, बस इसी का उपयोग करना है डायरेक्ट। तो मैं लिखूं यहाँ पे समाकलन डी थीटा बराबर ये ओमेगा इंटू डी थीटा, ओमेगा वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा अल्फा माइनस का बीटा टी इंटू डी टी। यहाँ तो तुमको समस्या नहीं। अब काम शुरू करना है, इंपॉर्टेंट वो है विराम में आने से पहले, यानी विराम में आना है इसको, तो विराम में आने का मतलब है कोणीय वेग का शून्य होना। तो अगर इस चीज को मैं यहां काम लेता हूं, इसके लिए ओमेगा कितना होना चाहिए 0, और वो है कितना अल्फा माइनस का बीटा टी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो बीटा इंटू टी बराबर हमारे पास अल्फा आ गया, इससे अपन टी निकालेंगे कितना हुआ अल्फा अपॉन बीटा। तो टी वो समय है जिस समय पहिया या वस्तु कैसी विराम अवस्था में आ जाएगी। तो ये समय है, इस समय तक कितने कोणीय वेग हो गए, कितना कोणीय विस्थापन हो गया, वो आप याद करना है। अब देखो विराम से आरंभ करना है तो t0 पे विस्थापन शून्य है, t पर t का मान आपको क्या लेना है अल्फा अपॉन बीटा। इस समय कितना विस्थापन हुआ आप याद करना है। d थीटा का होता है थीटा, थीटा माइनस 0 थीटा इज इक्वल टू यहाँ अल्फा डी टी का हो गया अल्फा टी माइनस बीटा टी इंटू डी टी, बीटा तो कांस्टेंट है, टी डी टी का कितना टी के ऊपर 2/2, तो लिखूं इसको बीटा टी स्क्वायर बटा 2। और अल्फा ये माइनस में है क्या प्लस माइनस में ही है, माइनस में ही है, ओके। अब इसकी लिमिट बेटा जी क्या है 0 से अल्फा अपॉन बीटा, रखो इसकी वैल्यू अल्फा इंटू अल्फा अपॉन बीटा तो हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बोलो बोलो बीटा माइनस ये बीटा अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, ये टी का वैल्यू है टी का स्क्वायर, देखो अल्फा अपॉन बीटा तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, ये एक बीटा इससे कैंसिल, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, एक में से आधा गया आधा बच गया, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, ये इसका इतना कोणीय विस्थापन है। कर लेंगे, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब सुनो भाई, एक क्वेश्चन और है, वो है अपना स्टेज जो 4th है उसका पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5। अब अभी तक उसमें एक, वैसे मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में कराता हूं या पहले करवा दूं। एक टर्म है जो अभी आज तक पढ़ी नहीं है पर काम में ले सकते हो, आपकी हिम्मत हो तो, चलो छोड़ता हूं, पर नहीं करते हैं अपन उस पर। अब आता हूं मैं, क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल 3rd मॉड्यूल में, एग्जाम्पल 3rd देखें आप, उसमें लिखा है कि एक मोटर है, उसकी शाफ्ट विराम अवस्था से गति आरंभ करती है, तो उसका ओमेगा कितना 0 हो गया। फिर कह रहा है कि तथा उस पर एक बलागुण के लगाने से आरंभ से 2 सेकंड तक कोणीय त्वरण, आरंभ से 2 सेकंड तक यानी t = 0 से t = 2 सेकंड तक उस पर आपने कोणीय त्वरण लगा दिया अल्फा, और अल्फा है बेटा 3t माइनस टी स्क्वायर, ये आपने इतना अल्फा लगा दिया है, तथा इसके पश्चात अल्फा स्टॉप हो गया। तो 0 से 2 सेकंड तक अल्फा है, फिर अल्फा स्टॉप हो गया। तो आपसे पूछा है इसका 6 सेकंड के बाद कोणीय वेग कितना है, तो 0 से 2 सेकंड तो ये काम करेगा, उसके बाद अल्फा है ही नहीं, तो जो कोणीय वेग आपको मिला वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप पूछा 6 सेकंड पे, तो आपको इस इक्वेशन से निकालना है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड वाला ही 6 सेकंड पे काम करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। आ जाओ, तो आपको निकालना बेटा जी ओमेगा, वो भी कितना 6 सेकंड पर ये ओमेगा 6 सेकंड वाला है, वो 2 सेकंड के बराबर ही है, 2 सेकंड वाला आप याद कर लो, वो आपका काम हो जाएगा। क्या करना है, अल्फा से ओमेगा निकालना है, तो समाकलन या अवकलन, समाकलन करो स्टार्ट। कोणीय वेग और टाइम के पदों में है, इसलिए कौन सा काम में लेंगे, ये वाला डी ओमेगा अल्फा डी टी, तो डी ओमेगा का समाकलन अल्फा डी टी, अल्फा कितना बेटा 3t माइनस का टी स्क्वायर इंटू टी इंटू कितना बेटा जी डी टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 सेकंड तक करना है समाकलन। उस समय इसका ओमेगा जो भी हो गया, वो ओमेगा का समाकलन ओमेगा होता है, तो ओमेगा माइनस का 0 यानी ये बराबर। अब करो इसको सॉल्व, 3t इंटू टी, तो 3t डी टी का मतलब क्या हुआ 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस
ये टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये होगा आपका टी की पावर 3/3, और इसका अपन करते हैं समाकलन 0 से लेके 2 सेकंड तक। 0 होने पर ओनली टी का वैल्यू पुट करके आप इसको सीधा सॉल्व कर दो। तो 3/2, टी का स्क्वायर, टी कितना 2, तो 4 कर दो, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 4, माइनस ये हो गया 2 की पावर 3 8/3। तो देखो ये हमारे पास है 4 × 12, 12/2 माइनस कितना बेटा जी 8/3। इसको सॉल्व करना है तो बहुत बड़ा एक काम आ गया है, तो बहुत मुश्किल सी कहानी आ गई है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो एल से ले लो इसका 6, 3 12 × 36 माइनस 2 8 2 16, 36 माइनस ये हो गया 20/6। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने? 3/2 4 माइनस 8/3, ठीक है। 12/2, ओ हो 12/2 6 हो गया नहीं? तो वैसे भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 36 माइनस 20/6, सही है सही है। तो 10/3 ये आपका हो गया है कोणीय वेग, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो ये 10/3 रेडियन पर सेकंड आ गया। कब आया? 2 सेकंड पे। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा सिर्फ 2 सेकंड तक ही है, इसके बाद अल्फा 0 है। तो यही आंसर आपका 6 सेकंड के लिए, ये आपका 10 सेकंड के लिए। कर लोगे आराम से क्वेश्चन आपका, ये भी कंप्लीट है। अच्छा जी, अब एक काम और करें आप, मैं कुछ क्वेश्चंस लगा दूं उससे पहले, जैसे फॉर्मूले आप पढ़ते हो ना, F = ma। जैसे आपने पढ़ी एक तो मोशन कौन सी भाई, लीनियर मोशन, एक अपन बात कर रहे हैं रोटेशन की। तो इसमें जो फॉर्मूले मेनली अपन काम में लेते हैं, F = ma। तो F के स्थान पे वहां गया बल आघूर्ण, उसको बोलेंगे टॉर्क। मास के स्थान पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण I, A का अल्फा। पूरा पढ़ेंगे, एक बार बता रहा हूं हल्का सा, यदि कहीं काम में लेना पड़े तो। अपन पढ़ते हैं पावर, या तो पढ़ते हैं कार्य बटा समय, यह होता है ना फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर तो कार्य और पावर, चाहे गति कोई सी भी हो, एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु बल का यहां पे होगा बल आघूर्ण और वेग का होगा कोणीय वेग, टॉर्क इनटू ओमेगा। यदि बात करता हूं रेखीय संवेगीय शक्ति, पावर है, रेखीय संवेग होता है F P = m × v। तो यहां पर रेखीय संवेग को अपन कहते हैं कोणीय संवेग J, और m का हो गया I और v का ओमेगा। ये फॉर्मूले अभी केवल मात्र मैंने बताए हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, इस पे स्ट्रेस नहीं लेना है, जरूरत अभी नहीं है, अभी पूरा बाद में इसको अपन स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट ही करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे? तो कुछ क्वेश्चंस में आपको टिक लगा रहा हूं बेटा, वो आप सारे सॉल्व कर लेना। जैसे स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज 4। स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर आपका है 13 है, 14 है, 15 है, 20, 22। हो सकता है इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस्तेमाल से होंगे एक दो के, तो अभी नहीं हो तो एक बार छोड़ देना, बाद में लास्ट में सारे हो जाएंगे। स्टेज सेकंड में क्वेश्चन आपका है 20 और 37, ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे अभी। स्टेज थर्ड में 9 में आपको करवा चुका हूँ। स्टेज 4 में पार्ट ए, इसमें 4 है, 5 है, 21 है, 22 है, और पार्ट बी में एक क्वेश्चन आपका है 39। ये आपको क्वेश्चन इतने कर लेने हैं, कर लेंगे, बोलो। तो बेटे जी अपन एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लें इसमें। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक पहिया 6 सेकंड में 540 रिवॉल्यूशन पर मिनट प्राप्त कर लेता है, तो इसका अल्फा कितना है? 6 सेकंड में, 6 सेकंड में 540 आरपीएम
वेलोसिटी या वेग प्राप्त कर लेता है तो इसका अल्फा कितना है। तो ये आरपीएम का मतलब क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको निकालना है अल्फा। अपने पास एफ है, एफ से अपन निकाल सकते हैं ओमेगा, ये टाइम है, अल्फा निकालना तो पहले इक्वेशन, और उससे अपन सोल्व करते तो अल्फा कितना आता, ओमेगा माइनस का ओमेगा नॉट अपॉन टी। ये तो है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो ओमेगा नॉट कितना 0, ओमेगा कितना हुआ 2 पाई एफ अपॉन टी, 2 पाई अपॉन एफ, तो 2 पाई अपॉन टी, टी तो 6 सेकंड है, आपको एफ निकालना है। एफ किस में है, आरपीएम में। हमने सिखाया था कि 1 आरपीएम कितना होता है, ध्यान दो, 1 आरपीएम इज इक्वल टू होता है 1/60 आरपीएस। आरपीएस आपका एसआई सिस्टम का यूनिट है, इसको आप आराम से काम में ले सकते हो। तो 540/60 पढ़ाओ इसको, ये हो आपका 9, तो इसको उड़ा दूं क्या, ये 3 पाई 2 पाई एफ अपॉन टी, तो 2 पाई बाई 6, 0 से कैंसिल, तो ये हो आपका 933, तो ये हो गया आपका 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इक्वेशन है कि कार का पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, 1200 आरपीएम से घूम रहा है, एक्सेलेरेटर दबाने पर 10 सेकंड में इसकी चाल है वो 4500 आरपीएम हो जाती है, तो पहिए का अल्फा ज्ञात करो। तो इसका पहले एफ नोट कितना है 1200 आरपीएम, और फिर एफ कितना हो चुका है 4500 आरपीएम, कितने समय में, टी बराबर 10 सेकंड में। तो आपसे पूछा है इसका अल्फा कितना है, वही फॉर्मूला। मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस आप यहाँ करते हो उतना ही बेनिफिट है। तो अल्फा बराबर, वापिस देखो वहां पे दोनों दे रखे हैं, तो 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो एफ माइनस का एफ नोट अपॉन कर दो बेटा जी कितना, टी। अच्छा इसको मैं बदल लूँ पहले ही, तो 1/60 उड़ाओ इसको, ये हो गया 20 आरपीएस, इसको भी मैं कर दूं 1/60 से मल्टीप्लाई, तो ये 75, ये हो गया आपका 75 हर्ट्ज, वैल्यू पुट कर दो अब। तो 2 पाई इंटू 75 माइनस कितना 20 अपॉन टी, टी बेटा कितना है 10 सेकेंड। इसको सोल्व करें तो 2 पाई अपॉन 10 इंटू ये हो गया 55, तो 55 को 2 से गुणा करो 110 अपॉन 10 इंटू पाई, उड़ाओ इससे, तो कितना 11 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका अल्फा आ गया। सही बेटा, कोई समस्या? तो ये इतना काम अच्छे से आप डील कर लें। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको टिक कराए वो पूरा कर लें, कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट है, 2 जो पुली हैं उनको फिक्स करना, उनको साथ में रोटेट करवाना, क्लिप करना, वो अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ओके, जय CLC।